नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। इसकी शुरुआत डकैती की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या जनपद है, और उसी जनपद में मिल्कीपुर है विधानसभा क्षेत्र। तो इनको पता था कि जो है ये उपचुनाव भी हम हारेंगे, इसलिए कराई। वो तो घूम खुदा कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का। इनको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर है। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये इनके संस्कार हैं कि साधु संतों को और एक दिव्यांग जन को, जो मैं मानता हूं कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं और बिना नेत्र के हैं, ऐसे महापुरुष हमारे रामानंदाचार्य स्वामी श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसी मानसिकता। इतने बड़े बड़े दावे रोजगार और इन्वेस्टमेंट को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन जब आंकड़ों को आप उठाते हैं तो बेरोजगारी चरम पर दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें इस प्रदेश के युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है? सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम 2 लाख करोड़ रोजगार देंगे, 70 लाख एक साल में रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का वादा था। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 5वां आयोजन करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों की समीक्षा की, बल्कि निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने की अपनी मुहिम का संकल्प भी दोहराया। जीबीसी 5 में 5 लाख करोड़ के निवेश और करोड़ों रोजगार सृजन की संभावना देखी जा रही है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार के ट्रेड प्लान को नए जीएसटी स्लैब्स भी मददगार साबित होंगे। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से निवेश के यूपी मॉडल पर सवाल खड़े किए और तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कितने रोजगार अब तक मिले हैं। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, 5 लाख करोड़ का ट्रेड प्लान, विपक्ष परेशान और बम्पर निवेश का मिशन, क्यों कांग्रेस एसपी के तंज। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा डॉक्टर एपी तिवारी, इकोनॉमिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले वक्त महाबहस के सवालों का है और सवाल ये, 5 लाख करोड़ का ट्रेड प्लान, विपक्ष परेशान। सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 5th वॉल्यूम बहुत जल्द ऑर्गेनाइज करने जा रही है और इससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी में, एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूपी में क्रिएट होंगी, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर तंज कस रहे हैं। बम्पर निवेश का मिशन, क्यों कांग्रेस एसपी के तंज।
और निवेश अपार, यूपी में योगी का मिशन रोजगार, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाता रहा है, इस पर लगातार सवाल पूछता रहा है। तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या और कितनी संभावनाएं इससे पैदा होंगी, इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले दीपक रंजन जी, आप ही के पास सवाल को लाते हुए, इससे पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई हैं और उसके बाद आप लोग लगातार सरकार से पूछते रहे हैं कि बताइए क्या मिला, ग्राउंड पे कुछ आया या नहीं आया। तो इसका भी आंकड़ा सरकार दे रही है कि अभी तक जितनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उससे कई लाख करोड़ का निवेश यूपी में आ चुका है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और अब उसका 5th वॉल्यूम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाला है। देखिए आशा जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कोई पहली बार नहीं हो रही। पूर्व में भी 4 बार ये कर चुके हैं, 18 में किया, 20 में किया, हम समझते हैं शायद 22 में किया और 24 में किया। लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं फ्लोर पे का इंप्लीमेंट होते दिख नहीं रहा। ये कहते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन चीजें फ्लोर पे कहाँ दिख रही हैं। आप इन्वेस्टर समिट अगर आपने किया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, आपने रोजगार कहाँ दे दिया। भाई आज की तारीख में अगर आप रोजगार इतने पैमाने पर अगर आप देते चले आ रहे हो तो बेरोजगार आज क्यों दर दर भटक रहा है, बेरोजगार क्यों लाठी खाने पे मजबूर हो रहा है। भैया आप बातें तो आप सिर्फ कर रहे हो, अभी आप जीएसटी की आप बात कर रहे हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि जीएसटी में अब मुनाफाखोरी नहीं होगा, इसके मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि 2017 से लेकर के 25 तक अभी तक मुनाफाखोरी हो रही थी। आपने जो है मिडिल क्लास लोगों के ऊपर आपने जो है डाका डाल दिया, वो बेचारे आपने 8 साल से उनको परेशान करके रख दिया। फिर आपने कैपिंग की, आपने नया जीएसटी रिफॉर्म किया। अब उसका क्या मसौदा क्या होगा, क्या चीजें उसमें आएंगी निकल करके, क्या चीजें नहीं आएंगी, इसके मतलब आप इन चीजों को मान रहे हो ना कि 8 साल पहले जो मैंने जीएसटी जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में शायद या 18 में जो है जुलाई में इन्होंने लगाया था, तो इसको मतलब मानते हो कि उस टाइम से लेकर के अब तक जो मुनाफाखोरी हो रही थी, भाई इन्हीं के लोग कह रहे हैं ना। और चीजें फ्लोर पे क्यों नहीं दिख रही हैं? लाखों का इन्वेस्टमेंट, लाखों का रोजगार, अरे इतने लोगों को अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो मुफ्त राशन बांटने की नौबत नहीं आती। ठीक है, 85 करोड़ का संजय चौधरी जी, उसके बाद मैं प्रियंका जी का रुख करूंगी। संजय जी, देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी लोग आंख बंद कर लेते हैं। 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का बजट जस्ट डबल हुआ। ठीक है, हवा में तो नहीं हो सकता। अगर बजट साइज जस्ट डबल हो रहा है तो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, बात नंबर 1, इसे स्वीकार करें, क्योंकि जब बजट पास होता है तब वो विधानसभा के सदन पर होता है और आंखों के सामने होता है। बात नंबर 2, समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 के बीच में चली और इसने 5 साल के अंदर केवल 2 लाख सरकारी नौकरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी और 2 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई के सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी। आप 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देते हैं और हम हर साल 1 लाख से ज्यादा नौकरी देते हैं। ये सामान्य रूप से देखा जाने वाला सच है जिसको ये दिखाई नहीं देता। दूसरा, ये बात कर रहे थे कि आपने जीएसटी में जो बात की उसमें टैक्सेस बढ़ाए और फिर कम किए। जरा कान खोल के सुन लें और आंखों से देखें। आपके समय यूपीए की सरकार में सीमेंट पर टैक्स था 29%, 20 सेकंड, आज है 18%। टीवी पर 28%, आज है 18%। मिनरल वाटर पर भी ये 28% टैक्स लेते थे, आज 5% कर दिया है। रेस्टोरेंट पर 21%, आज 5%। एसी पर 31.5%, आज 18%। और ये दूध पर भी टैक्स लेते थे जिसको हमने 0 से 5 के बीच में किया है। 1 सेकंड दीपक जी। और यही अंतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। मनमोहन सिंह की सरकार में जो बच्चों को टॉफी दी जाती थी उस पर 21% का जो टैक्स लगता था और जीएसटी, ठीक है, 17 चलिए, मुझे लगता है कि काफी सारा आंकड़ा आपके पास है। एक साथ हम उसकी बम्बार्डमेंट कर दें उससे बेहतर है पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पर अब यूपीए सरकार का रेफरेंस आ रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आज जो एक न्यूज वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि लगभग एसआई के 4,500 पद के लिए 15,75,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसके आधार पे कहा जा सकता है कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 10 से 15% के करीब है, जो कभी नहीं रही। और ये टॉफी की बात करते हैं, मैं यहाँ टॉफी की बात बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि टॉफी इशू नहीं, इशू क्या है मैं वो बताती हूँ आपको। लगभग 5 लाख राशन कार्ड इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिए सीतापुर, सिर्फ मात्र सीतापुर। और आप ये समझिए कि मैं जो बात अब कहने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो 50% का टैरिफ लगाया गया है उसके कितना आर्थिक नुकसान होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। 35,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कानपुर का चमड़ा उद्योग है और बनारस का जो बनारसी उद्योग है उसमें 300 से 400 करोड़ रुपए के ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, होल्ड पर पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टैरिफ लगा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, भदोही की जो आपकी क्या ना कालीन होती है उसमें 70% जो निर्यात होता है वो प्रभावित होने वाला। दूसरा चीज ज्वेलरी, लेदर, वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उसमें 10% का लगभग जो है वो पार्टिसिपेशन हमारा रहता है। और बात करूंगी मैं नोएडा, और नोएडा में जो टेक्सटाइल का बिजनेस होता है, गारमेंट का बिजनेस होता है, उसमें जो ऑर्डर होते हैं वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुके हैं और वो कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं। टेक्सटाइल निर्यात जो होता है लगभग 30 अरब डॉलर का होता है। ये आप रिसेंट यूएस टैरिफ के बाद की बात कर रही हैं? बिल्कुल, ज्वेलरी में लगभग 30% का नुकसान होगा, टेक्सटाइल निर्यात में लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है। यूपी में जो एमएसएमई यूनिट है, मतलब एक साल के, नहीं हाइपोथेटिकल नहीं है मैडम, दिस इज कैलकुलेटेड। ये सारी चीजें मैं अपने आप से नहीं लेकर आई हूँ, ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है और 50% टैरिफ लग चुका है, ये सारा कुछ होल्ड पे है। लगभग 96 लाख यूनिट जो है वो प्रभावित होने वाली है, जो श्रम प्रधान है। ठीक है, मतलब श्रमिकों की नौकरियां जाएंगी, लाखों नौकरियां जाने वाली हैं। नोएडा हो गया, नोएडा की फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है। अब आप बताइए किसको कैसे कवर करेंगे? सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉफी। चलिए, हमारे बीच में इकोनॉमिस्ट भी हैं, प्रियंका जी, विल गेट बैक टू यू। डॉक्टर एपी तिवारी जी हैं इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर एपी तिवारी जी, यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लगातार 5वें साल अब होने जा रही है। पूर्व में भी 4 सेरेमनीज हुई, उसे लेकर सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने सवाल है और मौजूदा परिस्थिति में जिस यूएस टैरिफ के कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी उसे लेकर विपक्ष एक ऐसी तस्वीर खींच रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आप सुन ही रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक नौकरियां चली जाएंगी, सब कुछ ठप हो जाएगा, सब कुछ बंदी हो जाएगी। भारत इस परिस्थिति में कहां खड़ा है? देखिए, जहां तक आस्था जी उत्तर प्रदेश का सवाल है, जो पिछली 4 ग्राउंड सेरेमनीज हुई उनमें लगभग 37.5% 37.5% इन्वेस्टमेंट के मसौदे एक्चुअलाइज हो चुके हैं, जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले चुके हैं। जहां तक 5वें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का संबंध है, उसमें ये मंतव्य है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर के पूंजी निवेश धरातल पर लाए जाएंगे। एक खास बात यह है, क्योंकि बिना प्रमाण के बात करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होता, उस पे अन्य मंतव्य तो दिए जा सकते हैं। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक बड़ा सूचकांक होता है विकास का, जहां तक निवेश की बात होती है, लगभग 42 और 43% हुआ करता था 2017 में, वो इस समय बढ़कर लगभग 62% पर आ चुका है और जिसके और आगे बढ़ने की संभावना है या बढ़ रहा है। ये संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश के बैंकों में जो पूंजी जमा हुआ करती थी उसका निवेश पहले यूपी में कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर यदि पूंजी निवेश बढ़ता है तो उससे ग्रोथ रफ्तार पकड़ती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। एक और परिस्थिति का जिक्र किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको भी स्पष्ट कर लेते हैं एपी तिवारी जी, कि नोएडा या पूर्व की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई हैं उसमें जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, यूएस टैरिफ के बाद टेक्सटाइल पूरी तरह ठप हो गया, एक ऐसी भी तस्वीर खींची जा रही है। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, सारे सूचकांक कुल मिलाकर हम देखें तो हालिया आंकड़े ये बता रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट घटा है, यानी बावजूद इसके कि ट्रंप का टैरिफ टेंशन क्रिएट किया गया, लेकिन जो व्यापार घाटा है उसमें कमी आई है। जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कंफर्टेबल लेवल पर हैं, वो उच्चतर स्तर पर हैं, तो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। कुल बात बीच में न टोकें, क्योंकि मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, राजनीति की नहीं। ये आर्थिक आंकड़े हैं। जहां तक बेरोजगारी दर का संबंध है, न्यूनतम स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 2.5% है। बाकी कहने के लिए
पूंजी निवेश में वृद्धि होती है स्वाभाविक रूप में, और परियोजनाएं समय से लागू होती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और विस्तार से समझेंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, और पूर्व के इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे कहां तक आए, उससे हमें क्या फायदा हुआ और भविष्य के लिए क्या विजन है, उस पर हम विस्तार से बात करें। हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर जी भी हैं। परमवीर जी, एक आंकड़ा यहां पर पेश किया गया कि भाई शायद पुलिसिया भर्ती का एक आंकड़ा था कि भाई इतने हजार की पोस्टें और इतने लाख अप्लाई किए, बस इसी से विपक्ष ने एक आंकड़ा उठा लिया कि भाई इतनी बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आस्था जी, देखिए ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी जो हमारे भारत देश के अंदर सरकारी नौकरी को बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है और लोगों को उसके लाभ को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अगर ये तो आंकड़ा कुछ भी नहीं है, जब यूपीएससी के एग्जाम होता है तो आईएएस तो 30-35 बनते हैं, या टोटल अगर यूपीएससी की जो सारी वैकेंसीज होती है वो पूरे साल भर में, पूरे देश भर में 500 या 700 होती है। उसके लिए 20-25 लाख फॉर्म यूपीएससी के भरे जाते हैं। और जो लोग यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते, क्या वो लोग सब बेकार होते हैं या वो कुछ काम नहीं करते? ऐसा नहीं होता है। नीट का एग्जाम भी ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ देश में आज से नहीं, पहले से ही सरकारी नौकरियों के पीछे फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में भरे जाते हैं। पैरामीटर नहीं मांग सकते किसी चीज का। और रही बात बेरोजगारी या विकास की, आशा जी, मैं साधारण आदमी की निगाह से बात करूंगा। आप यूपी के किसी गांव छोटे कस्बे में जाइए, वहां पर आप देखिएगा एक ही गांव कस्बे में कई सारे बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक भी होते हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं। चलिए एक बार को मानिए सरकारी बैंकों को तो खोलना ही खोलना है, लेकिन प्राइवेट बैंक कभी भी जब तक मुनाफा नहीं होगा वो अपनी शाखा नहीं खोलते हैं। तो ये शाखाएं जो खुल रही हैं बैंकों की, आम आदमी देखता है इनको, किसी विश्लेषक की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए वो क्यों खुल रही है। क्या वहां पैसा जमा नहीं होता? वहां पर जमा होता है, इसीलिए होता है। या हमारे फोन कॉल्स के ऊपर आजकल हमारे को परेशान, क्रेडिट ले लीजिए साहब, अपनी आरडी शुरू कर लीजिए, एफडी करा लीजिए। जबकि बैंकों के पास डाटा होता है कि लोगों की जेब में पैसा है, तभी वो एफडी कराएंगे, तभी आरडी कराएंगे, तभी क्रेडिट कार्ड लेंगे। ठीक है। ये चीजें जो जितना पेश किया जाता है उतनी चीजें नहीं होती है। घरेलू बचत के बारे में पता अब देखिए, एक मैं यूपी की बात करूंगा। मैं केवल कभी आपने आंकड़ा दिया था अमेरिका के जो टैरिफ लगे हैं, आपने अभी आंकड़ा दिया था ना, अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। आपने भी आंकड़ा दिया था कि अमेरिका के जो टैरिफ है सब कुछ बर्बाद कर देंगे। भारत का कुल एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए 18% है, और अगर मान लीजिए 18 का 18% चला जाएगा तो चीज कोलैप्स नहीं हो जाने वाली है। और राजनीति के लोगों में तो ये होगा ना, मीठा मीठा अंदाजा डाटा है। मेरे अंदाजा किसी का, मैडम, मेरा आपका अंदाजा किसी काम का नहीं है। मैडम, मेरा आपका अंदाजा किसी काम का नहीं है। अंदाजा वो है जो सरकारों का होता है। देश के युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं है। अरे भाई, एमएसएमई बंद हो गए, रोजगार आपके टाइम पर कैसे सिक्योर जाएगा भाई साहब? आपके टाइम पर, आपके टाइम पर सिक्योर कैसे था? अच्छा ठीक है, प्लीज आपका दावा, प्लीज माइंडेड। प्रियंका जी, उनको बात खत्म करने दीजिए ना। जब आप बोल रही थी वो पेशेंस के साथ सुन रहे थे। आपको फिर मौका मिलेगा, अभी समय है मेरे पास 10 मिनट। परमवीर जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर दीपक जी। हाँ, वो हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन 10 सेकंड कंक्लूड कर लीजिए परमवीर जी। प्रियंका जी 1 सेकंड, संजय जी वेट करिए। हाँ चलिए, परमवीर जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए। यूपी के अंदर डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया गया है, शांत रहिए प्रियंका जी। अगर आपको आपके कहने से नहीं चलेगा यार, आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज। आपके कहने से भी नहीं चलेगा। इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, आप तो उनके साथ भी इत्तेफाक नहीं रख रही थी ना। आपको तो उनकी बात भी समझ नहीं आ रही थी, एपी तिवारी जी जो बोल रहे थे। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं बात पूरी तरीके से जो गलत बात कह रहे हैं। चलिए दीपक जी बोलिए। आस्था जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बात मिल के कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज इनकी मोर देन 8 इयर्स की सरकार को कितने मिल्क प्लांट इन्होंने लगा दिए? समाजवादी सरकार की देन है जिन्होंने काउ मिल्क प्लांट भी यहाँ पे लगाने का काम किया। तो लखनऊ जो राजधानी है देश की, इन्होंने काउ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। ये बात करते सदन के पटल की कि इकोनॉमी दुगनी हो गई। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी बार बार $1 ट्रिलियन की भी तो बात करते हैं। अगर $1 ट्रिलियन की बात करना भी बेमानी है। आज मैं संजय चौधरी से, बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट कितना है? जब तक ग्रोथ रेट 34-35% नहीं होगा, $1 ट्रिलियन की बात करना भी बेमानी। आज बता दें संजय चौधरी जी कि ग्रोथ रेट आज उत्तर प्रदेश का कितना है? तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और रहा सवाल, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिल्क पे कोई जीएसटी नहीं थी, और उस टाइम दूध के पैकेट के दाम बहुत सस्ते थे। आज की तारीख में दूध के दाम किस तरीके से बढ़े? आज के दूध के दाम कहां से कहां हो गए, जो आम आदमी के पहुंच से भी दूर हो गए। क्योंकि आम आदमी जो है, चाहे खुद खाए चाहे ना खाए, लेकिन अपने बच्चों को आस्था जी दूध जरूर पिलाता है। कितने मिल्क प्लांट उन्होंने लगा दिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो इन्होंने हमारे सरकार में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो धरातल पे दिखता है। एचसीएल किसकी देन है? मिल्क प्लांट किसकी देन है? ऐसे बहुत उदाहरण मैं आपको बताने लगूं। संजय चौधरी ये बता देना
कि कौन सा इन्वेस्टमेंट में कौन सा इन्होंने ठीक है, आपने सवाल पूछा, आप उनका जवाब सुनते, बोलिए। ओके दीपक जी, बोलिए संजय जी। संजय जी, सबकी बातों का जवाब। देखिए, कांग्रेस के तो प्रवक्ता जैसे बोल रहे हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पुराने वाले उन्हीं की तरह बोल रहे हैं, जिन्होंने संसद में कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? इन्होंने कहा कि LIC खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। मतलब जीवन बीमा और स्टेट बैंक के इतिहास में सबसे ज्यादा लाभ कमाया है ये अपने नेता की तरह, जो नेता सदन में झूठ बोलता है, ये इस चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अरे काउ मिल का प्लांट लगाने वाले बताओ, कन्नौज के अंदर आपने प्लांट लगाया था, वहां आज गाय नहीं गधे घूम रहे हैं। आप ऐसे प्लांट लगाते हो? आप सफाई में आप बनाते हो स्विमिंग पूल, वहां आज कोई तैरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर करों को और सस्ता किया है, इनकम टैक्स की रिबेट को बढ़ाया है, GST को कम किया है, आम आदमी की चीज, आम किसान की, आम विद्यार्थी की, मध्यम वर्ग की, किसान की चीजों को सस्ता किया है। अगर सीमेंट सस्ता होगा तो घर सस्ते बनेंगे, घर बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, और अगर किसान की चीज सस्ती होगी, जल्दी याद आ गया आपको, तो किसान के साथ ग्रोथ बनेगी। ये तो ऐसे लोग हैं दीपक जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए कि किसान को उनकी उपज का दुगना मिले, लेकिन इनको चीज सस्ती मिले। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी झूठ बोलने वालों की जमात है, और इसीलिए आज भारत की GST 7.8 है, जो इनको दिखाई नहीं देती। राजीव गांधी की तरह और मुझको लगता है कि अखिलेश यादव की तरह ये सच्चाई से मुंह चुका रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, निवेश के कारण रोजगार बढ़ रहे हैं, और रोजगार बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की निशानी है आज। अच्छा चले, मैं आप दोनों को रोकती हूँ, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। हमारे बीच में इकोनॉमिस्ट हैं, AP तिवारी जी हैं। सर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5th वॉल्यूम में 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है और करोड़ों रोजगार इससे आएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए आस्था जी, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो MSME का सेक्टर है, जिसमें 96 लाख इकाइयां यूपी की बात करें, ठीक है, और साथ ही साथ OP का सेक्टर है। मेरा मानना है अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये वह औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें पूंजी का निवेश अपेक्षित होता है और श्रम का उपयोग अधिक होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश श्रम बहुल राज्य है, इसलिए रोजगार में वृद्धि हुई है और उसके आंकड़े भी हैं। जहां तक सवाल निवेश में वृद्धि का है, उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश का एक परिवेश बना है, उसी के चलते निवेश में वृद्धि हो रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार सचेत है, क्योंकि यह एक बड़ा फैक्टर है जो निवेश को निर्धारित करता है। मेरा मानना है कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि करेगी कि जो किसानों को उनकी जमीन ली जाती है, उसका जो मुआवजा दिया जाता है वो उससे आकर्षक बनाया जाए। इसके चलते, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब अधिग्रहण की बात आती है तो कोई ना कोई इशू रह जाता है, डेवलपमेंट शुरू भी हो जाता है तो भी एसोसिएशंस की तरफ से विरोध आता रहता है। बहरहाल वक्त का तकाजा। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो JBC 5 में 5 लाख करोड़ के निवेश और करोड़ों रोजगार सृजन की संभावना देखी जा रही है, और इसे पूरा करने के लिए योगी सरकार के ट्रेड प्लान को नए GST स्लैब्स भी मददगार साबित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।